प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस पार्ट में जो फिफ्थ पार्ट है में हम स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल यानी संकेतों का विपाटन एवं कपलिंग कांस्टेंट को जानेंगे। अब तक जो एनएमआर स्पेक्ट्रा हमने देखे हैं उनमें अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन सिंगलेट के रूप में यानी केवल एक सिग्नल दर्शाते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है। एनएमआर स्पेक्ट्रा में जो सिग्नल प्राप्त होते हैं वे सिग्नल पास वाले कार्बन पर उपस्थित प्रोटॉन के साथ कपलिंग करके या युग्मन करके मल्टीप्लेट के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी सिंगलेट के स्थान पर संकेतों का समूह जिसे मल्टीप्लेट कहते हैं के रूप में प्राप्त होता है। इसको समझने के लिए हम 1,1 डाइक्लोरोएथेन का एनएमआर स्पेक्ट्रा देखते हैं। कपलिंग यानी युग्मन होने से पहले की स्थिति देखते हैं। डेल्टा 5.9 ये यहाँ पर जो सिग्नल है वह डाउनफील्ड सिग्नल है, टीएमएस से दूर है, जो CH-Cl2 के कारण इस प्रोटॉन के कारण है। इसको कंफर्म करता है क्योंकि डाउनफील्ड सिग्नल है। डेल्टा 2.1 पर जो ये सिग्नल आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है, वो सिग्नल मिथाइल प्रोटॉन्स के कारण है। इन मिथाइल प्रोटॉन्स के कारण है। ये अपफील्ड शिफ्ट दर्शा रहा है और क्योंकि अपफील्ड है इसलिए ये CH3 को कंफर्म कर रहा है। 1,1 डाइक्लोरोइथेन के स्पेक्ट्रम में जो सिग्नल मल्टीप्लेट के रूप में दिख रहा था वह पास वाले कार्बन पर उपस्थित प्रोटॉन के साथ कपलिंग के कारण यानी युग्मन के कारण था। उस स्पेक्ट्रा में डेल्टा 5.9 जो सिग्नल आ रहा है वह क्वार्टेट के रूप में आ रहा था और जो CH-Cl2 प्रोटॉन है उस प्रोटॉन के पास वाले कार्बन पर 3 प्रोटॉन होने के कारण क्वार्टेट आ रहा था। इसलिए n+1 के आधार पर सिग्नल 4 भागों में बढ़ जाता है। CH-Cl2 के कारण CH3 प्रोटॉन का डबलेट 2.1 पर आता है। इसी प्रकार ये जो देख रहे हैं हम 1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, इसमें दो प्रकार के प्रोटॉन उनकी स्प्लिटिंग से हम देखते हैं कि एक ट्रिपलेट और एक डबलेट आता है। ट्रिपलेट इसका आता है मिथाइन प्रोटॉन का, क्योंकि इसके पास वाले कार्बन पर 2 प्रोटॉन हैं, इसलिए 2+1 यानी n+1 से 3 ये ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होगा ये मिथाइन प्रोटॉन का। जबकि जो ये मिथाइलिन प्रोटॉन है, ये वाला मिथाइलिन प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन्स, इनके पास वाले कार्बन पर इस कार्बन पर केवल 1 प्रोटॉन है, इसलिए ये डबलेट के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार और इस उदाहरण में हम स्पष्ट तौर पर 2 प्रकार के प्रोटॉन को देख सकते हैं जिन्हें हम नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कह सकते हैं। ये मिथाइन और मिथाइलिन प्रोटॉन दोनों नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं। इस कारण 2 सिग्नल आते हैं, लेकिन हाई रेजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रा में 5 पीक्स दिखाई देती है, एक ट्रिपलेट, 3 पीक्स का समूह और 2 पीक्स का समूह यानी डबलेट। इस प्रकार सिग्नल्स का 3 और 2 भागों में बढ़ जाना स्पिन स्प्लिटिंग कहलाता है। इसको हिंदी में चक्रण चक्रण विपाटन कहते हैं। चक्रण चक्रण विपाटन कहते हैं। ये देखिए इसका स्पेक्ट्रा, ये मिथाइलिन प्रोटॉन का डबलेट है। ये मिथाइलिन प्रोटॉन कौन से हैं? ये वाले मिथाइलिन प्रोटॉन है। इन प्रोटॉन्स का ये डबलेट है, क्योंकि ये एक पास वाले कार्बन को गिने तो n+1 से डबलेट। और जो ये ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है आपको, ये मिथाइन प्रोटॉन के कारण है। ये जो मिथाइन प्रोटॉन है इसके पास वाले कार्बन पर 2 प्रोटॉन है, 2+1 इज 3, तो ये 3 यानी 3 भागों में बढ़ के ट्रिपलेट के रूप में मिथाइन प्रोटॉन आता है। तो इस प्रकार से सिग्नल का विपाटन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है। नाउ रीजन फॉर स्प्लिटिंग, विपाटन का क्या कारण है? पास वाले कार्बन पर उपस्थित अतुल्य यानी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन का कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है
जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में या उसके विपरीत हो सकता है। इस चुंबकीय युग्मन मैग्नेटिक कपलिंग के कारण प्रोटॉन का सिग्नल डाउनफील्ड आता है यदि जब बाहरी क्षेत्र को मजबूत किया जाता है, और बाहरी क्षेत्र का विरोध होने पर सिग्नल अपफील्ड में आता है। इन दोनों संभावनाओं के कारण सिग्नल का विपाटन होता है। ये इसमें देखिए, हर कार्बन पर उपस्थित प्रोटॉन अपने पास वाले कार्बन पर जुड़े हुए प्रोटॉन्स को महसूस कर सकता है, इसलिए उसकी रेजोनेंस पीक n+1 भागों में विभक्त होती है, जहां n पास वाले कार्बन पर उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या, जैसा अभी बताया था। तो यहाँ ये जो प्रोटॉन है CH प्रोटॉन, इसके पास वाले कार्बन, ये दोनों कार्बन पास वाले हैं, ये और ये, तो ये कुल 6 प्रोटॉन है। तो ये सिग्नल कितने में बटेगा? n इज 6, तो ये बटेगा 7 में। तो 6 इक्विवेलेंट नेबर्स गिव ए सेप्टेट n+1। ये देखिए, इसका सेप्टेट आएगा। और ये जो प्रोटॉन है, ये दोनों CH3 और CH3 एक ही जैसे हैं, तो इनके पास वाले कार्बन पर एक ही प्रोटॉन है। तो जब एक ही प्रोटॉन है तो n बराबर 1 हो गया, तो 1+1 इज 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डबलेट आता है। तो एक डबलेट और एक सेप्टेट आता है, ये n+1 रूल से पता लग जाता है। ये देखिए, सिग्नल 7 भागों में बट गया है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और ये जो डबलेट है, ये पास वाले एक प्रोटॉन के कारण है। ये विपाटन के पैटर्न है जो n+1 नियम पर आधारित हैं। आप ये देखिए, ये CH और ये भी CH है, लेकिन इससे जुड़े हुए दोनों, यहाँ X जुड़ा हुआ है, यहाँ Y जुड़ा हुआ है, यानी X इज नॉट इक्वल टू Y, दोनों समान नहीं है। इसलिए ये प्रोटॉन इसके साथ में और ये प्रोटॉन इसके साथ में कपलिंग करके डबलेट देगा। तो इसका डबलेट, एक डबलेट इसका है और एक डबलेट इसका है। इसी तरीके से जब CH3 CH हो, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए n+1 से 4 आएगा, तो ये क्वार्टेट आएगा 4 का, ये क्वार्टेट है। और इसका क्या आएगा? इसके पास वाले कार्बन पे एक प्रोटॉन है, इसलिए 1+1 इज 2, दैट इज डबलेट। यहाँ देखिए, CH2 और CH है, इस CH का क्या आएगा? ट्रिपलेट आएगा, क्योंकि इसके पास वाले कार्बन पर 2 प्रोटॉन है, तो ये ट्रिपलेट आ गया। ये देखिए, ये ट्रिपलेट। और इसका क्या आएगा? डबलेट, क्योंकि इसके पास वाले कार्बन पर एक प्रोटॉन है, इसलिए ये डबलेट आ गया। जब CH3 CH2 है, बहुत कॉमन पैटर्न है, क्योंकि इथाइल ग्रुप होता है अधिकांश यौगिकों में, तब आप देखेंगे कि एक तो क्वार्टेट आता है और एक ट्रिपलेट आता है। इसका तो आएगा ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट देखिए आप। और इसका आएगा क्वार्टेट, क्योंकि इसके पास वाले कार्बन पर 3 प्रोटॉन है, इसलिए 3+1 इज 4, क्वार्टेट। सिग्नल 4 भागों में बढ़ता है। जब इस प्रकार का पैटर्न हो, CH2 CH2, यहाँ पे फिर X और Y दोनों अलग अलग हैं, तो इसका भी ट्रिपलेट आएगा और इसका भी ट्रिपलेट आएगा। तो 2 ट्रिपलेट मिलेंगे और अलग अलग स्थानों पर मिलेंगे। दैट विल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X एंड Y। क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों की विद्युत ऋणताओं पर निर्भर करके ये केमिकल शिफ्ट होगी, लेकिन दोनों ट्रिपलेट होंगे। ये स्थिति जो अभी अपन ने देखी थी, उसके अनुसार ये जो 6 प्रोटॉन है, इसका तो आएगा डबलेट, क्योंकि इसके पास वाले कार्बन पर एक प्रोटॉन है, ये डबलेट आया। किसके कारण से? इन CH3 के कारण से। और ये जो CH है, इसके पास वाले कार्बन पर कुल 6 प्रोटॉन है, इसलिए ये 6+1 सेपरेट में बदला है। इस स्लाइड से हम समझ सकते हैं कि कितने प्रोटॉन स्प्लिटिंग का कारण बन रहे हैं, यानी पास वाले कार्बन पर कितने प्रोटॉन हैं और उसके कारण से जो सिग्नल है वे कितने भागों में विभक्त होता है। इसे मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। और सिग्नल की इंटेंसिटी को पास्कल ट्राइंगल से समझा जा सकता है। ये सिग्नल इंटेंसिटी, रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स बताती है। देखिए, नंबर ऑफ इक्वलेंट एडजेसेंट हाइड्रोजन, पास वाले कार्बन पर अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ पीक्स विल बी 1 ओनली, केवल एक सिंगलेट आएगा। अगर पास वाले कार्बन पर एक प्रोटॉन है तो क्या होगा? उसके कारण से
सिग्नल दो भागों में बटेगा, यानी डबलेट बन आएगा। अगर पास वाले कार्बन पर दो प्रोटॉन है तो 2+1 से वो किस में बटेगा, 3 में बटेगा, तीन भागों में बटेगा, यानी ट्रिपलेट आएगा। अगर तीन पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है तो वो सिग्नल चार भागों में बटेगा, क्वाड्रेट बन जाएगा। इसी तरीके से ये जो है मल्टीप्लिसिटी को दर्शा रहे हैं ये नंबर, और ये प्रोटॉन्स कॉजिंग स्प्लिटिंग, कितने प्रोटॉन्स है पास वाले कार्बन पर वो संख्या है। ये देखिए पास्कल ट्रायंगल, इसमें आप देखेंगे कि जब सिंगलेट है तो कोई जो इसकी इंटेंसिटी वही रहेगी एक प्रोटॉन के कारण, लेकिन अगर डबलेट है तो दोनों की इंटेंसिटी बराबर होती है 1:1। अगर ट्रिपलेट है तो बीच वाले सिग्नल की इंटेंसिटी डबल होती है और दोनों साइड वाले सिग्नल की इंटेंसिटी समान होती है, बराबर होती है। अब इसको देखिए आप कि ये जो बीच वाला सिग्नल है उसकी जो इंटेंसिटी डबल हुई है उसको अपन पास्कल ट्रायंगल में यूँ देखते हैं, इन दोनों का योग है ये। ऐसे ही जब क्वाड्रेट है तो बीच वाला जो सिग्नल है ये देखिए, इसको और इसको जोड़ने पे 3 होता है तो इसकी इंटेंसिटी तिगुनी होती है। यहाँ भी 2+1 = 3, तो ट्रिपलेट है, वो क्या क्वाड्रेट है, तो इसमें क्या होगा कि उसकी इंटेंसिटी 3 गुना होती है, इसलिए 1:3:3:1। फिर आगे बढ़ेंगे तो जब पेंटेट है तो वो 3+1 4, और बीच वाला जो सिग्नल होगा वो सबसे उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी 6 टाइम्स, और फिर उसके बाद में जो साइड वाला सिग्नल है उसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स, और बिल्कुल लास्ट वाले जो सिग्नल होंगे कॉर्नर वाले उनकी इंटेंसिटी 1:1 होगी। तो इस तरीके से पास्कल ट्रायंगल में जो बीच वाला नंबर होता है वो ऊपर वाले दो नंबर का योग होता है। इस तरीके से इंटेंसिटी का हम पता कर सकते हैं। ये देख लीजिए पास्कल ट्रायंगल को और अच्छे समझ लीजिए। ये सिंगलेट, ये डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट, सेक्सटेट, सेप्टेट, ऑक्टेट, जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं आगे, बीच वाला जो सिग्नल है उसकी इंटेंसिटी ये देखिए डबल हो गई है। क्यों हो गई? क्योंकि ये योग है इन दोनों का, इसका और इसका। So the interior entries are the sum of the two numbers immediately above. ऊपर वाले दो नंबर का योग होता है बीच वाला नंबर। इन दो का योग ये 3 है, इन दो का योग ये 3 है, इन दो का योग ये 4 है, इन दो का योग ये 6 है, इन दो का योग ये 4 है। ऐसे ही आप यहाँ आगे बढ़ेंगे तो जब सेक्सटेट होता है तो उसमें पहला सिग्नल, दोनों बाहर वाले सिग्नल सिंगल इंटेंसिटी को शो करते हैं, लेकिन अंदर वाले इन दोनों का योग 5, इन दोनों का योग 10, इन दोनों का योग 10, फिर इन दोनों का योग 5। इस तरीके से जो सेक्सटेट आता है उसकी इंटेंसिटी होती है 1:5:10:10:5:1। तो पास्कल ट्रायंगल से हम सिग्नल की इंटेंसिटीज को आसानी से समझ सकते हैं। कपलिंग कांस्टेंट या युग्मन स्थिरांक या युग्मनांक, ये क्या होता है? देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ ए मल्टीप्लेट इज कपलिंग कांस्टेंट। किसी विपाटित सिग्नल के दो पास पास वाले सिग्नल्स के बीच की दूरी को कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। यह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करता है। इसे किससे दर्शाते हैं? जे से दर्शाया जाता है। ये देखिए, ये क्वाड्रेट है, इसमें 4 सिग्नल आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें इस सिग्नल और इस सिग्नल के बीच की दूरी जो है वो जे है, ये कपलिंग कांस्टेंट है, युग्मन स्थिरांक है। इसके और इसके बीच की दूरी भी जे है, और इस सिग्नल और इस सिग्नल के बीच की दूरी भी जे है। तो जे क्या है? ये कपलिंग कांस्टेंट है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करता है। एंड इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज में नापा जाता है। And what is this J is a measure of the amount of interaction between the two sets of hydrogen creating the multiplate. ये वो अमाउंट दर्शाता है, वो मात्रा दर्शाता है इंटरेक्शन की, जो दो अलग अलग सेट्स के हाइड्रोजन हैं, दो अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन हैं जिनके कारण से मल्टीप्लेट आ रहा है, उनके इंटरेक्शन की मात्रा को दर्शाता है। उसको मेज़र करने के लिए इससे दर्शाया जाता है। अब यहाँ देखिए आप, समतुल्य प्रोटॉन जो होते हैं एक दूसरे को विभाजित नहीं करते हैं। अगर प्रोटॉन्स पास पास वाले कार्बन पर समान हैं तो वो विपाटन नहीं होता है उसमें। देखिए, ये CH3 और CH3
दोनों एक दूसरे को, इसका क्वार्टेट आ जाए या इसका क्वार्टेट आ जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों समान है, इसलिए इनका सिंगलेट आएगा। 6 प्रोटॉन्स का कारण सिंगलेट आएगा। ऐसे ही ये 2 प्रोटॉन और ये 2 प्रोटॉन एक दूसरे को विपाटित नहीं करते हैं, क्योंकि ये समान समतुल्य प्रोटॉन्स हैं, इसलिए इन दोनों का एक ही पीक आएगा जो 4 प्रोटॉन्स के कारण आएगी। ऐसे ही ये 9 प्रोटॉन्स का एक पीक आएगा और ये 3 प्रोटॉन्स का एक पीक आएगा, लेकिन इनमें कोई किसी प्रकार की स्प्लिटिंग नहीं होगी। दूसरा, प्रोटॉन्स बॉन्डेड टू द सेम कार्बन विल स्प्लिट ईच अदर ओनली इफ दे आर नॉट इक्विवेलेंट। जो प्रोटॉन्स कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, उन पे जुड़े हुए प्रोटॉन्स तभी विपाटन करेंगे जब वो नॉन इक्विवेलेंट हों। और प्रोटॉन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन्स नॉर्मली विल कपल, यानी पास पास वाले कार्बन पर जो प्रोटॉन्स होते हैं सामान्य तौर पर वो कपलिंग दर्शाते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, कपलिंग होती है। प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय 4 और मोर बॉन्ड्स विल नॉट कपल। अगर प्रोटॉन्स के 2 प्रोटॉन्स के बीच में 4 बंधों की दूरी है तो वो कपल सामान्य तौर पर नहीं करते हैं। अब ये जो जे है, कपलिंग कांस्टेंट है, युग्मन स्थिरांक जिसको कहते हैं, ये 3 प्रकार का हो सकता है। जेमाइनल कपलिंग कांस्टेंट, विसिनल कपलिंग कांस्टेंट एंड लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट। देखिए, जेमाइनल कपलिंग कांस्टेंट जो होता है वो दो बंधों की दूरी पर रहने वाले प्रोटॉन्स के बीच में कपलिंग को दर्शाता है। ये देखिए, ये एक प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन, इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये है, 2 बॉन्ड की दूरी है, इसलिए इसको 2J से दर्शाते हैं। इस प्रकार से लिखते हैं 2J, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द कपल्ड प्रोटॉन्स इज 2। कपल्ड प्रोटॉन जिनके बीच में युग्मन हो रहा है, जिनके बीच में कपलिंग हो रही है, उनके बीच में 2 बंध हैं, इसलिए इसको 2J से लिखते हैं। और 2J का मान सामान्य तौर पर 0 से 30 हर्ट्ज तक हो सकता है। ये देखिए, ये जो 2J का मान 0 से 30 हर्ट्ज तक है, ये जेमाइनल समूह पर किसी विद्युत ऋणी परमाणु के प्रतिस्थापन से प्रभावित होता है। जैसे ये CH, ये और इसके बीच की जो कपलिंग है, ये 2J कपलिंग है और इसका मान होता है 12 to 15 हर्ट्ज। ये डिपेंड किस पे करता है? इस पे डिपेंड करता है इससे कौन कौन जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जब इस कार्बन पर डबल बॉन्ड हो तो ये 2J कपलिंग की वैल्यू बहुत कम होती है, 0 से 3 हर्ट्ज। इसी प्रकार से ये जब चक्रीय संरचना आपको दिख रही है तो इसके और इसके बीच में जो कपलिंग हो रही है उसकी वैल्यू 20 हर्ट्ज तक होती है। तो ये डिपेंड करता है कि इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। दूसरा प्रकार है विसिनल कपलिंग कांस्टेंट। ये 3 बंधों की दूरी पर रहने वाले प्रोटॉन्स के बीच होती है कपलिंग। ये देखिए, इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के बीच में जो कपलिंग है उसके बीच में 1, 2 और ये 3 बॉन्ड हैं, इसलिए इसको 3J से लिखते हैं। और 3J का मान 0 से 20 हर्ट्ज के बीच होता है। 3J का मान युग्मित प्रोटॉन्स के बीच के द्वितल कोण यानी डाइहेड्रल एंगल पर निर्भर करता है। जैसे ये देखिए, ये 3H है, यहाँ पर 3J जो है, सॉरी, वो 6 to 8 हर्ट्ज है। यहाँ 3J 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड एंड 3 बॉन्ड, बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया है। और ये सिस है, ये 9 to 11 हर्ट्ज होता है। और यहाँ ये ट्रांस है, इनके बीच में इसकी जो वैल्यू है कपलिंग कांस्टेंट की वो 15 to 18 हर्ट्ज है। तो इट डिपेंड्स ऑन दी डायहेड्रल एंगल। तीसरे प्रकार की जो कपलिंग है वो है लॉन्ग रेंज कपलिंग। जनरली यदि 2 प्रोटॉन्स के बीच में 4 सिंगल बॉन्ड्स हों तो उनके बीच में कपलिंग नहीं होती, लेकिन यदि उनमें से एक भी डबल बॉन्ड हो तो कपलिंग होती है। जैसे ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में, इस प्रोटॉन तक जाने में 4 बंध होते हैं, 1, 2, 3, ये तीसरा और ये चौथा। लेकिन इनके बीच में कपलिंग नहीं होती यदि चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं, लेकिन यहाँ एक डबल बॉन्ड है इसलिए इनके बीच में कपलिंग होगी। So it is the more than 4 bonds coupling and is represented by 4J और 5J। इसको लॉन्ग रेंज कपलिंग कहते हैं। 4J और 5J का मतलब 4 बंधों या 5 बंधों की दूरी है और वैल्यू इसकी होती है 0 से 3 हर्ट्ज, बहुत कम मान होता है इसका। ये देखिए,
1 2 3 4, 4J इज़ 3 हर्ट्ज़, यहाँ 5J इज़ 2 हर्ट्ज़। इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के बीच में जो कपलिंग हो रही है इसका वैल्यू 2 हर्ट्ज़ है। यहाँ देखिए इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के बीच में 1 2 3 4 और 5 और एक बॉन्ड आ रहा है, इधर से जाएंगे तो 2 डबल बॉन्ड आएंगे। इनके बीच में जो कपलिंग कांस्टेंट है वो 5J 0 से 1 हर्ट्ज़ तक है। और यहाँ इसके और इसके बीच में जो कपलिंग है वो 2.5 हर्ट्ज़ है इसकी वैल्यू। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग रेंज कपलिंग 4J हो सकती है, 5J हो सकती है और इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है। और दूसरा, ये कपलिंग तभी होगी जब इन 4 या 5 बॉन्ड्स में से कम एक डबल बॉन्ड यहाँ हो इनके बीच में। सो कपलिंग कांस्टेंट से अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉन्स की व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। देखिए ये जो 3J कपलिंग है, ये रोटेशन देखिए आप, ये 7 हर्ट्ज़ है। फ्री रोटेशन हो सकता है इस बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है। इसकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू 7 हर्ट्ज़ है। ये दोनों प्रोटॉन्स 3J कपलिंग दर्शा रहे हैं जो सिस पोजीशंस में है और इनकी वैल्यू होती है 10 हर्ट्ज़। ये ट्रांस पोजीशन पे है, वैल्यू है 15 हर्ट्ज़। ये जमाइनल कपलिंग है, ये 2 हर्ट्ज़। ये देखिए ऑर्थो पोजीशन पे जो प्रोटॉन्स हैं वो 8 हर्ट्ज़, इनका कपलिंग कांस्टेंट 8 हर्ट्ज़ होता है। मेटा पोजीशन पे है तो कपलिंग कांस्टेंट 2 हर्ट्ज़ है। और ये एलिलिक कपलिंग है, देखिए ये 1 2 3J है, इसकी वैल्यू 6 हर्ट्ज़ है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कपलिंग कांस्टेंट से अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉन्स की व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स क्या होता है, यानी संकेत का एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो सिग्नल आता है उसका विपाटन क्या होता है, और कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, और कपलिंग कांस्टेंट कितने प्रकार का होता है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।